नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आप तमाम देखने वालों को हमारी तरफ से दिली ईद मुबारक। और इसी के साथ साथ कराची की आवाज़ का खुसूसी ईद का प्रोग्राम आपके लिए हम लेके हाजिर हुए। और आज क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि ईद के जो शोज़ होते हैं वो हमारे ऐसे स्पेशल शोज़ होते हैं कि हम कभी ओल्ड एज होम में जाते हैं, कभी हम एडी सेंटर में जाते हैं। तो आज हम जा रहे हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर में और वहाँ जाके आज का जो हमारा शो है वो करेंगे। और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे वहाँ पे जो बच्चे मौजूद हैं, हम उन बच्चों के हवाले से बात करेंगे कि उनकी थेरेपी किस तरह से करवाई जाती है, उनका ट्रीटमेंट किस तरह से करवाया जाता है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जो इस तरह के डिसेबल बच्चे होते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो ये सोचते हैं कि आया कभी हमारे बच्चे एक्टिव होंगे, क्या ये थोड़ा सा वर्क कर सकेंगे। इस हवाले से आज का हमारा प्रोग्राम है, तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, अब मैं अंदर आ चुकी हूँ और इस तरफ आती हूँ मैं। ये देखें, एक प्यारी सी बच्ची यहाँ पे मौजूद है। आपको मैं ये बच्ची दिखाती हूँ और इनके साथ जो है इकरा भी मौजूद है। अच्छा इकरा, मुझे बताएं इस बच्ची की एज क्या है? एक्चुअली इसकी एज है 6 ईयर्स, लेस देन 6 ईयर्स। अच्छा, क्या इससे क्या प्रॉब्लम क्या है और कितने अरसे से यहाँ पे है? एक्चुअली इसको जो ईयर्स हो गए हैं, मिनिमम यहाँ पर फिजिकल थेरेपीज़ की हो रही है 2 ईयर्स तक हो चुकी है और ये हमारे पास सीपी चाइल्ड है। अच्छा, ठीक है। और ये 2 ईयर्स से यहाँ पे है? तो तो हम लोग चाह रहे हैं कि इसकी ना दोबारा से ये पहले इसका बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इसका सही नहीं था। ये बिल्कुल नीज पर वॉक करते हुए आती थी। अब इसका स्लोली एंड ग्रेजुअली इसका हमने बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा इसकी गेट नॉर्मल हो रहा है, वर्किंग में है। अभी वो हाँ। स्टैंड है ना, सीपी स्टैंड पे इसको हम लोग मिनिमम 15 मिनट्स तक स्टैंडिंग कराते हैं। पहले तो ये बिल्कुल भी ना गिर रही होती थी, नीज पे वॉक करते हुए आती थी हमारे पास। अब माशाल्लाह से इसकी इम्प्रूवमेंट आई है, तो ये थोड़ा सा स्टेबल है, वॉक करती है हमारी तरह। ठीक है। अच्छा, जब इनके पेरेंट्स आपके पास लेके आए, क्योंकि अमूमन ये होता है कि पेरेंट्स तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में होते हैं कि जब इस तरह से कोई बच्चा हो और वो इतने ट्रॉमा में होते हैं, वो सोचते हैं कि कहीं भी अगर लेके जाते हैं तो ट्रीटमेंट किस तरह से होगा, किस तरह से देखा जाएगा बच्चों को, विज़िट भी करते हैं। तो मुझे बताएं, जब इनके पेरेंट्स आए तो उन्होंने ट्रीटमेंट किया, क्या चीज़ें देखी और किस तरह के ट्रीटमेंट यहाँ पे होते हैं? एक्चुअली पेरेंट्स जब भी आते हैं ना ऐसे पेशेंट्स का, वो ना बहुत डिप्रेस और होपलेस होते हैं कि उनके लिए हम एक होप होते हैं उनके चिल्ड्रन के लिए। तो फिर उनके अभी आज तक इनके जो पेरेंट्स हैं उनकी माशाल्लाह से बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आ रही है, वो बता रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से इनका एडमिशन है और अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो पेरेंट्स बेसिकली हमें ये कह रहे होते हैं कि हमारा बच्चा और हम इसको क्या मज़ीद और नॉर्मल बच्चों की तरह खेल पाएगा। हमारी बिल्कुल एफर्ट होती है, लेकिन जो डिसेबल है हम उसको बिल्कुल हम टोटली डेविएट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम इसकी एडीएल्स पे एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, लाइक किकिंग करवा ली, थ्रोइंग करा ली, बैलेंसिंग एक्टिविटीज़ करा ली, ताकि बच्चों का चाइल्ड अलर्टनेस आए और बच्चों की कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो सके। अच्छा, ये सिर्फ एक्टिविटीज़ होती हैं, इसके अलावा भी कोई ट्रीटमेंट होता है, मेडिसिन या एक्सरसाइज कुछ और होता है, या सिर्फ इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे रिकवर हो जाता है बच्चा? एक्चुअली कुछ हमारे पास पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो मेडिसिन इनटेक करते हैं। कुछ चिल्ड्रंस होते हैं उनकी आइज़ में बहुत ज़्यादा डायलेशन हो जाती है, तो वो एक्चुअली अपने घर पे मेडिसिन लेकर आ रहे होते हैं। फिर यहाँ पर हमने एक्टिव करने के लिए उनकी फ़िज़िकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, क्लिनिकल साइकोलॉजिकल थेरेपी, यहाँ पर काफ़ी डोमेन्स हैं, उनको फॉलो करते हुए हर डोमेन से हर बच्चे की ट्रीटमेंट 30 to 35 मिनट्स प्रॉपर सेशन के थ्रू इनको इम्प्रूवमेंट के लिए लेकर आता है। अच्छा, ईद पे, अब आज ईद है और ईद पे क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, किस तरह इनके साथ ईद सेलिब्रेट करते हैं आप लोग? अभी अभी हमारे लास्ट वीक ही हम लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए ईद कार्ड बनाया, लाइक बच्चों के टीचर्स ने ईद कार्ड सेलिब्रेट किया। अभी आप फर्दर आगे क्लासेस में भी देख लेंगी। तो बिफोर हमने अभी ईद कार्ड मेकिंग डे सेलिब्रेट किया। आफ्टर ईद हम इनकी जैसे ईद मिलन पार्टी होती है ना, ईद मिलन पार्टी में इनको एंगेज करेंगे और सब अपने घर से कुछ ना कुछ आइटम्स लेकर आएंगे। और यहाँ पर भी हमारे पास किचन अवेलेबल है, तो बच्चे माशाल्लाह से यहाँ पर बेकिंग वगैरह, फ्रूट कटिंग वगैरह, इस तरीके से सैंडविच मेकिंग, बर्गर, इस तरीके से अपने गो थ्रू करते हैं जो हमारे पास एडल्ट सेक्शन के बच्चे हैं, ताकि हम उनको एक्टिव कर सकें, इंगेज कर सकें। अच्छा, आपस में भी इन लोगों की दोस्ती हो जाती है, आपस में भी एक दूसरे के आदत, इन जैसे हम लोग किसी क्लास में जाते हैं, जब हम अपने स्कूल लाइफ, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दोस्तियां हो जाती हैं, एक अच्छा वो हो जाता है, तो इन लोगों का भी आपस में ऐसा होता है? यस, मैंने इंट्रोडक्शन देखा। हमारे पास एक पीजी क्लास है, वहाँ पर आयत एंड मूसा स्टूडेंट्स हैं। तो काफ़ी ये बच्चे होते हैं कि उनसे हमने बात करनी है, एक दूसरे को छेड़ भी रहे होते हैं, तंग भी कर रहे होते हैं।
ऐसे बच्चे हमने देखे हैं, लेकिन हाँ ये है कि फ्रेंडशिप इनकी हो जाती है। लेकिन हम चाहते हैं कि लाइक अगर एक हाइपर स्टूडेंट है तो वो हाइपर स्टूडेंट को देख के उस जैसी चीज़, एक नॉर्मल बच्चा है, हमारे पास बेसिकली यहाँ पर कैटेगरीज हुई हैं। मैं यही पूछना भी आगे आपसे चाह रही थी। हाँ, तो हमारे पास कैटेगरीज है, हमारे पास यहाँ क्लासेस में 3-4 कैबिन है। तो कैबिन्स के थ्रू हाइपर बच्चों को हम एक तरफ कर देते हैं, जैसे नॉर्मल है जिसको ज़्यादा फोकस करने वाली है, एकेडमिक्स है, इस तरीके से हमने कैबिन्स में डिवाइड किए हुए हैं। स्टूडेंट्स भी कैटेगरीज में डिवाइड हैं, ताकि ये ऐसा ना हो कि एक बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है वो हाइपर बच्चे को देख के कॉपी ना करे, उसके अंदर वो ऐसी चीज़ें आ जाएंगी। तो वैसे ऐसा है कि कॉपी करते हैं बच्चे इस तरह का, अगर देख लें तो? एक्चुअली हो जाता है, क्योंकि एक नॉर्मल बच्चा, फॉर एग्जांपल ये अगर किसी बच्चे को देख रही है कि एक बच्चा स्लैप कर रहा है, तो फिर ये भी अपने घर से ये यहाँ से क्या सीखेगी कि स्लैप करना है, नहीं ना। तो इसलिए कि हम ऐसे बच्चों को बिल्कुल हम लोगों ने कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, ताकि एक दूसरे को कॉपी ना कर सके, कंटेमिनेटेड ना हो। ठीक है। अच्छा, क्या ये सारा दिन में क्या खाते हैं यहाँ पे जब होते हैं, किस तरह की इनकी डाइट होती है, या आप इनको किस तरह की डाइट देते हैं, नींद का कितने घंटे की नींद होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें जो इनके पेरेंट्स को भी समझाई जाती हैं? बिल्कुल, हमारे पास एक्चुअली यहाँ पर ना अल्हम्दुलिल्लाह एक्रो में, ऑटिज़म केयर रिहेबिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स हैं मॉर्निंग में, इवनिंग में। लाइक अगर मॉर्निंग में अगर स्टूडेंट आ रहा है तो अपने घर से लंच ब्रेक लेकर आ रहा है, टाइमिंग्स है 11 to 12, इसके बीटवीन अब लंच करेंगी। फैमिलीज़ अपने घर से खुद प्रोवाइड करती हैं लंच बॉक्स। टीचर का काम क्या है, चूँकि बच्चे फीडिंग भी नहीं कर सकते, तो हमने इनकी फीडिंग इम्प्रूव करनी है, एक्टिव करना है, स्पून करके अपने फाइन मोटर्स पे काम कर सकें। तो इनके लंच और जो हमारे पास फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट है, इनके घर से प्रोवाइडेड होता है, और यहाँ पर टीचर्स फॉर हाफ एन आवर और टेकिंग 1 आवर ये लोग कर देती हैं। अच्छा, आपके पास लड़कियां जो हैं वो किस एज तक की हैं? पेशेंट्स हमारे पास एक्चुअली ईआई में तो 6 इयर्स 8 इयर्स से लेस देन है, और 12 14, यहाँ पर मिनिमम 45 इयर्स तक के भी बच्चे हैं, 40 इयर्स के भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। अभी आप लोग तो लाइक आफ्टरनून में है ना, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा एडल्ट बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। अभी आजकल जून का मंथ है तो स्ट्रेंथ लो हो गई है, तो बच्चे बहुत इस तरीके से लो आ रहे हैं। जी। अच्छा, देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि इस तरह के बच्चे मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं, बल्कि एक बहुत करीबी हैं, वो बड़े डिप्रेशन में रहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अब सारी ज़िंदगी हमें इसी तरह से बच्चों की केयर करनी पड़ेगी और इसी तरह से सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? पेरेंट्स के लिए बहुत टफ होता है ऐसे बच्चों को, लेकिन हम कहते हैं ना कि ये जो स्टूडेंट्स हैं हमारे लिए लाइक एंजल्स हैं। तो हम पेरेंट्स के लिए भी मेरा ये मैसेज है, और जिनके चिल्ड्रंस इस तरीके से इस डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं, इंसान को होप नहीं छोड़नी चाहिए। आपकी होप इनफ होती है, आप होप रखें। अगर अल्लाह ताला ने आपके बच्चे को डिसेबल दिया है या बनाया है तो कोई बात नहीं, एंजल्स हैं ये स्टूडेंट्स हमारे लिए इन फ्यूचर, हमारे लिए हमें भी दुआएं मिल रही हैं। और पेरेंट्स की भी जब आते हैं ना कि हमारा बच्चा एक टाइम पे उठ नहीं पा रहा था, चलता नहीं था, और अब चलने भी लग गया है, तो ये ऐसी जॉब है कि आपको दुआएं भी मिल रही हैं और आपकी इबादत भी है। तो पेरेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि आप अपनी होप ना छोड़ें। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अल्लाह ताला ने लाइफ में जो टफ़ टाइम आता है फॉर द टाइम बिंग होता है, फिर आपकी चीज़ें काफ़ी मॉडिफाई हो जाती हैं। तो अपनी होप ना छोड़ें, अपने बच्चे के लिए बेस्ट दें। जैसे एक नॉर्मल बच्चा है उसको और एक डिसेबल चिल्ड्रन को, बिल्कुल ये नहीं कि आपके घर में कुछ नॉर्मल चिल्ड्रंस भी हैं और डिसेबल भी हैं तो आप उनको बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करें, नहीं। अपने जितने नॉर्मल चिल्ड्रंस हैं और जो डिसेबल हैं सबको लेके चलें, दोनों बराबर हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत हम यहाँ पे मौजूद हैं और उन वालिदैन के लिए जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके बच्चे डिसेबल हैं, तो यहाँ आप लेके आएँ। जिस तरह की यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, काफ़ी बच्चे बेहतर हो जाते हैं, और वालिदैन के लिए एक ये बड़ी तकलीफ़ दह चीज़ होती है। मैं इसे समझ सकती हूँ। मैं इस तरफ ज़रा से आती हूँ और इनसे थोड़ी सी एक्टिविटीज़ दिखाते हैं। ये देखें, अब ये देखें, ओह ये देखें, नाम क्या है? रयान, जयान। हेलो जयान, हेलो जयान, कैसे हो जयान? कैसे हो जयान? जैन स्पीक ए जंगली ए ई ई आई आई ओ ओ यू। यू वॉल, मोल टॉल, टोल बॉल। मोल थोड़ी सी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि मैसेज आगे तक जाए। जो
पेरेंट्स परेशान हैं वो ज़रूर यहाँ पे आएँ, अपने बच्चों को लेके देखें माशाल्लाह बच्चा किस तरह से पिक कर रहा है सारी चीज़ें। ये तमाम एक्टिविटीज़ आपको दिखाने का मकसद ही यही है कि जिस तरह से ये एक्टिविटीज़ करवा रही हैं वो पिक कर रहा है माशाल्लाह, एक्टिव है बच्चा और वो हर चीज़ को देख रहा है, समझ रहा है कि उसने क्या करना है। कलर का भी उसे समझ आ रहा है कि ये कलर है और उसके बाद ये कलर रखना है, हर चीज़ को वो पिक कर रहा है। तो ये चीज़ है, तो इस वजह से परेशान ना हो, आप ज़रूर लेके आएँ अपने बच्चों को। डिसेबल जो बच्चे हैं इंशाल्लाह ज़रूर बेहतरी आएगी। अब थोड़ा सा आगे की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? फ़ख्रुन्निसा। अच्छा जी, मुझे बताएं इस बच्ची के हवाले से। ये बेसिकली हमारे पास सीपी चाइल्ड है, लेकिन इनकी जब कंडीशन जब आई थी तो बहुत ही सीवियर थी, लेकिन माशाल्लाह से अब जो है वो स्टैंडिंग सीपी स्टैंड है हमारे पास, वहाँ तक के आ गई हैं। तो हाँ, इम्प्रूव हुई है कंडीशन। कितने अरसे से हैं यहाँ? ये हमारे पास 2 महीने से आ रही हैं। अच्छा, 2 महीने से। और कितने घंटे का सेशन होता है ये? यहाँ पे यूजुअली 25 to 30 मिनट होता ही है, लाजमी हो गया। हर बच्चे को अलग से जो है टाइम दिया जाता है, प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट होती है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि ये बच्चे आप लोगों के साथ इतने घुल मिल जाते हैं कि जिस दिन अगर आप ना हो किसी वजूहात के बिना पे तो ये ढूंढते हैं, ऐसा हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने इस तरीके से सेटिंग की हुई है, शफलिंग की हुई है, थेरेपिस्ट की शफलिंग होती है कि बच्चा जो है हर थेरेपिस्ट से फेमिलियर हो। तो सारे बच्चे जो हैं वो थेरेपिस्ट को जानते हैं और सबसे जो है वो सेटिस्फाई हैं, ठीक खेलते खेलते हैं। ठीक है जी, ये बच्ची देखें, ये अब थोड़ा सा दिखाते हैं। अब ये बॉल फेंकी है, ये बिल्कुल नी पे आती थी, जिसका बताया है पहले इकरा ने हमें, और अब माशाल्लाह से आप थोड़ा सा इसकी एक्टिविटीज़ देखें कि बॉल जब फेंकी है तो उसने उस तरफ गई है और अब ये प्रॉपर देखें उसको कैच भी कर रही है और उसके पीछे जाने की कोशिश भी कर रही है। तो ये तमाम चीज़ें दिखाने का मकसद ये है आज ईद वाले दिन, जो पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं और उनके बच्चे डिसेबल हैं, और ये है एक बहुत परेशानी वाली चीज़ ज़रूर, यकीनन मैं इसको समझ सकती हूँ, पर बेहतरी आ सकती है। आप यहाँ पे लेके आएँ, ये हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, तमाम थेरेपीज़ हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से काफ़ी बेहतरी आती है और आज हमने आपको ये दिखाया। आगे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं, आइए। अच्छा जी, अब मैं दूसरी क्लास में आ चुकी हूँ और अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, आ जाएं जी, मेरे कैमरामैन भी मेरे साथ आ जाएं। और ये बच्चे बैठे हुए, तकरीबन 4 बच्चे बैठे हुए हैं और इनसे एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं। आपसे मैं बात कर सकती हूँ? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताएं कि ये बच्चे जो हैं कितने अरसे से हैं यहाँ? यहाँ पे इन्हें काफ़ी अर्सा हो गया है, 10 साल तकरीबन, लेकिन यह है कि चेंज होते रहते हैं, ठीक भी होते हैं, हमारे यहाँ से ठीक होके भी जाते हैं, फिर न्यू बच्चे भी आते हैं। इनमें कितनी बेहतरी आई है? काफ़ी हद तक है। किस किस तरह की थेरेपी होती है इन लोगों की? यहाँ पे फिजियोथेरेपी भी इनकी हो रही है, यहाँ पे इसके अलावा साइकोथेरेपी यानी कि बिहेवियर थेरेपी और पीटी, ओटी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो रही है, सेशंस वगैरह होते हैं, काउंसलिंग होती है इन बच्चों की जी। ठीक है जी, ये आपको दिखाया। अब इसी के साथ मैं आगे की तरफ जाती हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये बच्चा काफ़ी रो रहा है और ये रोज़ रोता है? नहीं, इनकी थोड़ी सी होती है कि लाइक जब इनकी कोई विश पूरी ना की जाए, जैसे इनको उठना है बार बार, तो ये हाइपर एक्टिव है। उस टाइम पे जब नहीं पूरी करेंगे तो उस टाइम पे बहुत रोते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। ये बच्चे हाइपर हैं जो इस टाइम आपके साथ मौजूद हैं? सारे हाइपर हैं, क्योंकि मोस्टली केस हमारे पास ऑटिज्म है, तो ऑटिज्म बेसिकली बच्चा हाइपर एक्टिव होता ही है। अभी ये जो 3 बैठे हुए हैं बिल्कुल रिलैक्स बैठे हुए हैं और ये हाइपर लग रहा है, तो इससे इन जो रिलैक्स हैं इन पे असर पड़ता है? कह सकते हैं कि जाहिर सी बात है, थोड़ा बहुत क्या नाम है, जब बच्चा ग्रुप थेरेपी में होता है तो चीज़ों को करता है, लेकिन ऐसा इतना नहीं होता, क्योंकि बाकी बच्चे आप देख रहे हैं कि वो अपने आप में मगन है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे, क्योंकि ऑटिज्म में बच्चा अपनी ही दुनिया में कैद होता है। तो हम बारी बारी जब उनको सेशंस देंगे तो उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कोई नेगेटिव कोई इनके ऊपर फ़र्क नहीं आएगा। तो मुझे बताएं कि इस बच्चे को किस तरह की थेरेपी दी जा रही है, किस तरह की एक्टिविटीज़ इससे करवाई जा रही है? जैसे मोस्टली हम काल्मिंग वाली एक्टिविटीज़ करवाते हैं, उसके अलावा इसको हम लोग नॉर्मल सेंसरी इशूज़ के, इसके बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इशूज़ हैं, और हम इसको लेवेंडर ऑयल वगैरह से इसकी थोड़ी सी मसाज। किस तरह के इश्यूज़ हैं इसके, थोड़ा सा अगर बताएं। ओके, ये बेसिकली ऑटिस्टिक एक बच्चा है, ठीक है। इसको एक्सट्रीम पैम्पर किया गया है। जाहिर सी बात, हमारे पास जब आया था लास्ट टाइम 6 महीने हुए हमारे पास आया, तो 6 महीने में बिल्कुल नहीं बैठता था, इसकी सेटिंग बिल्कुल नहीं थी, 0 सेटिंग थी। तो अभी 0 सेटिंग से ही सेटिंग पे आ गया। भले वो रो रहा है लेकिन वो बैठा हुआ है, वो उठ नहीं रहा, वो किसी को मार नहीं रहा, इवन उसके हाथ पे भी निशान है, वो अपने आप को काटता है, वो बाइट भी नहीं कर रहा, बस रो रहा है। तो इट्स ओके, रोने दें उसे, थोड़ी देर सेट हो जाएगा वो कुछ टाइम में। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे की तरफ भी मैं जा रही हूँ और आपको और भी आगे मैं दिखाती हूँ। अच्छा जी, चलें, अब मैं दूसरी क्लास में आ चुकी हूँ। अब थोड़ा सा यहाँ का भी हम विज़िट करते हैं। इस तरफ आ जाएं, ये देखिए, आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छे से ये पेंटिंग हुई हुई है तमाम, ये भी देख लें आप। और मैं इस तरफ आती हूँ,
ये एक बहुत कोई 2-3 साल का मुझे बच्चा लग रहा है, कम उम्र का है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इस बच्चे की एज क्या है? थोड़ी सी आप खड़ी हो जाएंगी। 4 इयर्स या इस तरह होगा। अच्छा, क्या बच्चे का क्या प्रॉब्लम? इशू है एक्चुअली, सिटिंग टॉलरेंस इशू है, हाइपर एक्टिव चाइल्ड है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम क्या नाम है आपका? वालेकुम। मिस मुनीबा। ओके मिस मुनीबा, मुझे बताएं ये बच्चे की एज क्या है? 7-8 इयर्स है। 8 इयर्स। अब मुझे बताएं कि क्या प्रॉब्लम क्या है इस बच्चे को? ये बेसिकली ऑटिस्टिक के साथ हमारे पास आए हैं। जब हमारे पास आए थे ना, इनकी सिटिंग थी ना, पेंसिल होल्डिंग थी ना, सेंसेशन थी, मतलब किसी भी चीज़ को पकड़ते थे तो ये फ़ौरन से हाइपर हो जाते थे। अब जब से ये हमारे पास आए हैं, अब इनकी हाइपर एक्टिविटी काफ़ी कंट्रोल हो चुकी है। अब इनके सिटिंग टॉलरेंस भी कम हो चुका है। अब ये एडीएल्स में भी पार्टिसिपेट हमारे पास आसानी से कर लेते हैं, विजुअल एक्टिविटीज़ और रिसेप्टिव एक्टिविटीज़। और मतलब खुद से, पहले तो ये खुद से पानी भी नहीं पी सकते थे, अब ये खुद से पानी भी पी लेते हैं। मतलब इंडिपेंडेंटली कुछ चीज़ें खुद से कर पाते हैं। जब हमारे पास बच्चा आता है तो इंडिपेंडेंटली कुछ भी खुद से नहीं कर पाते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, मैंने अभी जितने बच्चे देखे हैं, ज़्यादातर जो बच्चे देखे हैं उनमें सिटिंग का प्रॉब्लम है। मैंने पीछे भी जब गई हूँ तो उन्होंने कहा सिटिंग प्रॉब्लम है, ये बैठते नहीं थे बच्चे, अब ये बैठ रहा है, अब ये रो ज़रूर रहा है पर ये बैठ रहा है, इधर भी ऐसा इधर भी ऐसा। बेसिकली जो हमारे पास ADHD और ऑटिस्टिक के सिम्टम्स हैं, उसमें बेसिक ADHD का तो बेसिक सिम्टम्स होते हैं ना कि वो बैठ नहीं पाते, तो उसी से हम उससे डायग्नोज करते हैं कि हाँ ADHD है। ऑटिस्टिक में भी ऐसा होता है कि सिटिंग का प्रॉब्लम होता है, तो सबसे पहला काम हम उनकी सिटिंग पर करते हैं। ऑब्वियसली सिटिंग चेयर पर बैठेगा तो कोई वो एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हम इस तरफ आए थे, उन्होंने जिस तरह से चीज़ें डिज़ाइन की हुई हैं कि एक अच्छा सा, जैसे अब बच्चे आए, अच्छी यहाँ पे पेंटिंग्स देखी, एक अच्छा महसूस हुआ, अच्छा फील किया इन लोगों ने। अब आगे की तरफ जाते, तमाम रूम्स में जो है मैं देख रही हूँ AC लगे हुए हैं, तमाम रूम्स में कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी का एक अच्छा इंतज़ाम है, माहौल बहुत अच्छा है, और इसके साथ AC लगे हुए हैं क्योंकि गर्मी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा है, पर इस चीज़ का भी भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। अब मैं आगे की तरफ जाती हूँ, एक और क्लास में जाती हूँ, वहाँ आपको दिखाती हूँ कि वहाँ कितने बच्चे मौजूद हैं। थोड़ा सा बताइएगा इस बच्चे के हवाले से। ये ज़्यादातर तो हाइपर नहीं होते, वैसे ये है कि अगर ये शाउट होने लगते तो हमें मालूम हो जाता है, और वैसे तो ये नॉर्मल ही रहते हैं कि जैसे कि ये अपने बालों में फिंगर घुमाते हैं और थोड़ा सा अपने फिंगर को टीथ में बाइट करना, ये हमें मालूम हो जाता है। मगर हम इसको नॉर्मली ड्राइंग वगैरह करवा के हर चीज़, मतलब उसके दिमाग से वो हाइपरिंग ख़त्म कर दें। कितने अरसे से ये आपके पास? ये मेरे पास मिस 5 5 महीने से। 5 साल से। 5 साल से। ओके, ठीक है जी। अब ये क्लास भी देख लें कि अच्छा, मैं आपको साथ साथ ना थोड़ी से दिखा रही हूँ कि जहाँ ये बच्चे होते हैं, इन्होंने डिज़ाइन भी बड़ा अच्छा सा किया हुआ है, एक अच्छा सा एहसास हो, कलर हो, ये सारी चीज़ें हो, ताकि बिल्कुल ये सारी ड्राइंग्स इन्होंने बनाई जी, हैं। ये इन्होंने ही बनाई है। ये इन्हें पेंटिंग का बहुत शौक है, ड्राइंग का बहुत शौक है। ये बहुत इस चीज़ में इंटरेस्टिंग है। ठीक है। अच्छा जी, इनका ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो ड्राइंग में है, और ये सारी ड्राइंग इन्होंने ही बनाई है। ये अब आप तमाम चीज़ें देख रहे हैं, ये इसी बच्चे ने बनाई है। अब हम जाएंगे इस फ्लोर पे, तो हमने ये सारा कवर कर लिया, और अब हम जाएंगे नीचे वाले फ्लोर पे, और नीचे वाले फ्लोर पे जाने से पहले आ गया जी मेरा ब्रेक का टाइम भी, तो अब हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़, और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मारिया। उन्हें वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा डॉक्टर मारी अभी विजिट करके आए हैं, ऊपर क्लासेस में भी गए हैं, बच्चों को भी देखा किस तरह की थेरेपी हो रही है, एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं सबसे हमारी बात हुई है। थोड़ा सा आप मुझे इसके हवाले से बताएं। यहाँ पे काफ़ी सारे पेरेंट्स आपको देख रहे हैं जिनके बच्चे जो हैं वो डिसेबल हैं, और आपको पता है कि वालिदैन के लिए ये एक ऐसी चीज़ है कि हर दिन वो जब जागते हैं तो उन्हें लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है जब वो अपने बच्चे को इस तरह से सामने देखते हैं। तो क्या उनके लिए थोड़ा सा बताइएगा अपने इस रिहेबिलिटेशन सेंटर का। देखें, इसका वजूद आया 2014 में और हम 10 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। मेरा अपना ताल्लुक मुझे इस फील्ड में आए हुए 30 साल हो चुके हैं, जिसमें से 14 साल मैंने मुल्क से बाहर गुजारे और पाकिस्तान आके 2014 में यहाँ से स्टार्ट करा। इस ऑर्गेनाइजेशन में हमने ऑल एज ग्रुप्स रखा हुआ है और ऑल टाइप ऑफ द स्पेशल नीड्स। ऑटिज़म क्योंकि हमारा एक स्पेशल कैटेगरी है और उसमें हमारी कमांड बहुत अच्छी है, यानी ट्रीटमेंट लेवल्स बहुत अच्छे हैं, उसमें हमारा सक्सेस स्टोरीज ज़्यादा हैं, तो हमने इसको ऑटिज़म को एक डिफरेंटली भी सेपरेटली भी हाईलाइटेड किया हुआ है। इसके अंदर तमाम तरह के बच्चे शामिल होते हैं। एडल्ट सेक्शन में मैं बता दूं कि एडल्ट सेक्शन को रखने का एक पर्पस होता है कि अब सवाल शुरू हो जाता है क्या ये सही हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं आ पाती। मैंने आपसे स्टार्ट से पहले भी यही पूछा क्योंकि ये एक मेरे जहन में सवाल आया जब मैं ऊपर गई, उन बच्चों से मिली, तो मैंने कहा मैं डॉक्टर मारिया से ज़रूर सवाल करूंगी ताकि मुझे प्रॉपर जवाब मुझे भी सुनने को मिले और आप लोगों को भी। देखिए, उसमें ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जो एडल्ट सेक्शन है हमारा, वो क्योंकि घर में रहता है और बहुत सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल लर्निंग होती हैं जो इन्वायरमेंट से उसने लर्न की हुई होती हैं, क्योंकि उसके पेरेंट भी थक चुके होते हैं उस स्टेज तक आते आते, तो वो जो थोड़ी बहुत भी जो सलाहियतें होती हैं या एक इंसान होने का जो हक होता है वो भी उससे छिन जाता है, एक कोने में पड़ा रहता है। वो चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैंने उस एडल्ट सेक्शन को यहाँ पे हाईलाइट भी करा और कैटर भी करती हूँ, ड्यू टू दिस रीज़न कि हम उसको क्या कर सकते हैं, उसकी ज़िंदगी में कैसे रंग भर सकते हैं, उसको किस तरह से हंसा सकते हैं, या उसकी फ़िज़िकल हेल्थ को, मेंटल चैलेंजिंग तो होगा लेकिन फ़िज़िकल हेल्थ को कैसे बैलेंस रख सकते हैं। सपोज़ हम उसको फ़िज़िकल थेरेपी सेक्शन में लेके जाते हैं, स्पोर्ट्स कैटेगरी में जाते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग्स के अंदर चले जाते हैं, तो उसमें बच्चे की ज़िंदगी में भी एक रंग आ जाता है, इंडिपेंडेंसी पे काम किया जा सकता है, उस पर काम कर लेते हैं हम लोग। और उनको मेरा सबसे मेन फोकस तो एक कोने में पड़े रहने से क्या है, इंसान तो है ना जीता जागता, उसकी ज़िंदगी में कुछ रंग क्यों नहीं दे सकते कुछ घंटों के लिए। दैट्स व्हाई हम इसको यहाँ कैटर करती हूँ। अच्छा, पेरेंट्स के हवाले से भी मुझे बताएं कि जिस तरह से आपने बताया कि बच्चा एक कोने में पड़ा रहता है क्योंकि पेरेंट्स भी थक जाते हैं, पेरेंट्स के हवाले से बताएं कि उनको क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि एक वक्त होता है कि स्टार्ट में तो कोशिश करते हैं, काफ़ी एफर्ट्स भी करते हैं, फिर उन्हें लगता है कि अब कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो फिर वो बिल्कुल से इनको छोड़ देते हैं। उन पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब बच्चा बहुत छोटा है यानी साल भर का है और आपको लगता है कि समथिंग रॉन्ग, तो वो जो ममता और पेरेंटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना डिनाइल स्टेज का, उसको थोड़ी देर के लिए रिफ्यूज़ कर दिया करें और कहेंगे नहीं अगर बच्चा प्रॉब्लम में तो मैं अभी हेल्प कर दूँ उसकी, शायद 50% रिकवरी आ जाए, हो सकता है 70% आ जाए, रिकवरी आ जाए, तो वो उस टाइम से बच जाते हैं जब आप एडल्ट सेक्शन में जाके उसको एक्सेप्ट करते हैं पर्सनली कि हाँ मेरे बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है, अब मैं इसकी मदद, तो वो टाइम गुजर चुका होता है, उसकी मदद जो हो सकती है वो 20% रह जाती है। तो उससे बेहतर है कि जहाँ थोड़ा सा भी आए वहाँ पे आप इसको फौरी तौर पे रिहैब डिपार्टमेंट में लाएं। कि हमारे यहाँ एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि बच्चों के डॉक्टर के पास, बेसिकली उस डॉक्टर के पास उसका कोई इलाज नहीं होता, अगर कि उसको बोला नहीं जा रहा, उससे चला नहीं जा रहा, उसको समझ नहीं आ रही, उसको कोई और प्रॉब्लम है, तो ये सारा काम जो होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का होता है, रिहैब डिपार्टमेंट्स का होता है। वो बच्चों के डॉक्टर के पास उसकी कोई रिकवरी, कोई मेडिसिन, कोई कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से आपका ज़िंदगी का बहुत टाइम वहाँ के चक्कर काटते काटते गुजर जाता है। और जब बच्चा हमारे पास आता है तो उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें तो प्रॉब्लम में था ही वो, लेकिन उसने इन्वायरमेंट से बहुत कुछ सीखा हुआ होता है। सपोज़ उसने खाना मांगना चीज़ें फेंक कर सीखा था, तो वो जो फेंकना था उसकी डिसेबिलिटी का हिस्सा नहीं था, बल्कि उसको आपने खाना चीज़ें फेंक कर मांगने से देना शुरू करा तो उसका हैबिचुअल हो गया, वो आदी बन गया। अब उस आदत को मिटाना इट्स ऑल्सो इट्स डिफ़िकल्ट टास्क। तो वो चीज़ को कवर अप करने के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि आप जितना 5 साल से कम उम्र बच्चे लेकर आएंगे जल्दी,
चाहे कुछ भी है, स्मॉलेस्ट इशू क्यों ना हो, आप रिहैब डिपार्टमेंट्स लाएं, जल्दी रिकवर कर जाएगा। अच्छा, आप डॉक्टर हैं, आप बेहतर तरीके से बता सकती हैं, क्योंकि मैं एक एंकर हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर मैं सवाल ज़रूर पूछूंगी कि अगर कोई औरत माँ बनने वाली है और वो प्रेग्नेंट है, तो इस तरह के टेस्ट होते हैं कि उसमें पता चल जाए कि बच्चा जो है वो डिसेबल है या कुछ कुछ समथिंग रॉन्ग कुछ ऐसा है? क्योंकि बाज़ दफ़ा कुछ केसेस में जो मेरे सामने आए कि कुछ लड़कियां मुझे मिली कि अल्ट्रासाउंड हुआ है, उस पर डॉक्टर ने कहा है कि नहीं अब दूसरा एक अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा, कुछ फील ऐसा हुआ है हमें, तो मैं थोड़ा सा इस हवाले से भी पूछना चाह रही हूँ। डेफिनेटली देखिए, एक कैटेगरी होती है डिसेबिलिटी के अंदर जिसको डाउन सिंड्रोम्स कहते हैं, जो स्पेशल नीड्स कैटेगरी के अंदर आता है। डाउन सिंड्रोम आपको 4th मंथ में पता चल जाता है प्रेगनेंसी के कि बच्चा डाउन सिंड्रोम आ गया है, ठीक है ना। इसके अलावा जो मज़ीद कैटेगरीज हैं वो उतनी जल्दी आइडेंटिफाई नहीं होती, लाइक ऑटिज़म, वो आपको प्रेगनेंसी में कभी भी नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, हाँ कोई फिट्स पड़ गया, बच्चे के अंदर कोई और है, बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा है, वो सब चीज़ें आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पता चल जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान और मुस्लिम्स होने के नाते हम बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में हाइड कर दी जाती हैं, बताया नहीं जाता पेरेंट्स को, और पेरेंट्स को पता नहीं चल पाता। लेकिन जब पता चलता भी है तो वो ज़ाहिर एक दीनी फतवा है कि हम एक सांस को ख़त्म नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली हमने उसको बर्थ करवानी होती है। लेकिन अगर बर्थ के टाइम पर ही पेरेंट्स को, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स, दुनिया भर में और कहीं की बात करें कि इस तरह पता चलता है तो फिर क्या होता है, थोड़ा सा उस हवाले से भी हम बता दें। अगर पेरेंट्स के पास ऑप्शन दिया जाता है कि आप करना चाहते हैं कंटिन्यू तो ठीक है, नहीं तो आप रिमूव करा दें, तो ये ऑप्शन बाहर मुल्कों में दिया जाता है। लेकिन मुस्लिम्स कंट्रीज़ के अंदर, मुसलमानों के अंदर ये नहीं होता। हम बता भी देते हैं कि प्रॉब्लम में है बच्चा और बच्चा प्रॉब्लम के साथ ही पैदा होगा, तो डेफिनेटली ना पेरेंट चाहता है ना हम चाहते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया जाता। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ और बताएं जो सुनने में बहुत ज़्यादा आती है, अच्छा है कि आज पता चल जाए, कज़न मैरिज, और ये इस पे बड़ा कहते हैं कि फिर उस पर बड़ा एक फ़र्क पड़ता है जो आने वाली नस्ल होती है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कज़न मैरिजेस पाकिस्तान में हैं और कज़न मैरिजेस की वजह से बच्चे प्रॉब्लम में भी होते हैं, ठीक है, ये 100% कन्फर्म है। लेकिन कज़न मैरिज कब, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी शादी फर्स्ट टाइम आपके कज़न से हुई, अब आपके पीछे से दादा दादी नाना नानी वो रिश्ते कज़न मैरिजेस के नहीं थे, तो प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। लेकिन पीछे से सीरीज़ चल रही है, आप 4th जनरेशन है, 3rd जनरेशन है, कि आपकी 3rd जनरेशन में भी कज़न मैरिज हुई है, तो वीक हो जाता है मसला, फिर आपको प्रॉब्लम में आते हैं। अच्छा, मैंने बाहर ग्राउंड भी देखा है, क्या यहाँ पे बच्चों को मैच वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें, अभी मैंने बड़ी एक्टिविटीज़ होती हुई बाहर देखी हैं, थोड़ा सा इस हवाले से भी मुझे बताएं। खैर, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा जिस तरह से रूम डिज़ाइन किए हुए हैं इतने खूबसूरत अंदाज से, फिर उसके साथ एक ये बड़ा अच्छा लगा कि गर्मी है, AC लगा है, फुल चिल, बच्चे बैठे हुए रिलैक्स होके बैठे हुए, कोई तकलीफ़ नहीं है। थोड़ा ग्राउंड्स के हवाले से बताएं कि किस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ भी और होती है, स्पोर्ट्स के हवाले से भी कुछ होता है? स्पोर्ट्स होता है पूरी दुनिया में, स्पेशल बच्चों के स्पोर्ट्स होते हैं, स्पेशल ओलंपिक्स के नाम से होते हैं। पूरी दुनिया में हर 4 साल के बाद ये ओलंपिक्स होते हैं, इसमें हमारे बच्चे पार्टिसिपेट्स करते हैं। हमने अमेरिका का टेनिस के अंदर 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था 2017 में, और हमारी बच्ची एक जो इंतहाई लेस प्रिविलेज ख़ानदान से थी, उसने टेनिस में मैच जीते थे सारे। इन बच्चों की एक्टिविटी स्पोर्ट्स में इसलिए होती है कि इनके अंदर इंडिपेंडेंसी आ जाती है, ठीक है ना, चाहे वो स्विमिंग्स हो, व्हाटएवर टेनिस हो, व्हाटएवर फुटबॉल हो, तो मैचेस होते हैं। 2 तरह की डिसेबिलिटी होती है, एक होती है फिज़िकल और एक होती है मेंटल। जो फिज़िकल होती है, लाइक पर्सन जो है वो व्हील चेयर पर है बट उसको 12 साल में दिमागी तौर पे वो नॉर्मल है, तो ये डिफरेंट होती है। इसमें बच्चा पढ़ लिख जाता है, इसमें बच्चा इंडिपेंडेंट हो सकता है, उसको स्किल्स सिखाए जा सकते हैं। लेकिन जो यहाँ से भी प्रॉब्लम में है उनके लिए काफ़ी इफेक्टिव होती है, और ऐसे बहुत सारे हमारे स्पोर्ट्स के हैं जो आज एज अ स्पोर्ट टीचर रोल प्ले कर रहे हैं। थैंक यू। आज हमारे साथ डॉक्टर मारिया अभी मौजूद थी और आज हम यहाँ पे आए, विज़िट करवाया और आपको दिखाया। और ईद का दिन यकीनन आप अपने अपने घरों में ईद भी मना रहे होंगे, हमें देख भी रहे होंगे, और मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, डॉक्टर मारिया की तरफ से भी आप सबको ईद मुबारक, और अपनी होस्ट अनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।